जय हिंद सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? इस टाइम मैं इंडियन पॉलिटी रिवाइज कर रहा था, जिसमें मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट में ही मैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के बारे में पढ़ रहा था, जिसमें मैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का बैकग्राउंड देख रहा था कि कैसे कैसे वो इवॉल्व हुआ है। तो मैंने पूरा पढ़ने के बाद सोचा कि अगर मैं इसको बोल पाता हूँ, समझा पाता हूँ, तो ये मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ये वीडियो मैं खुद के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक्चुअली, ताकि मैं अगर सामने से बोल देता हूँ या किसी को समझा देता हूँ तो मुझे याद हो जाए हमेशा के लिए। तो ये वीडियो मेरे रिवीजन पर्पज़ के लिए, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पढ़ रहा था मैं, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख रहा था कि कैसे कैसे इवॉल्व हुआ ये। तो अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की, तो इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर टू आर्टिकल्स, आर्टिकल नंबर 13 एंड आर्टिकल 368। एंड एज वी नो, आर्टिकल 13 comes अंडर फंडामेंटल राइट और एक आर्टिकल 368 है। जैसा कि हम जानते हैं कि आर्टिकल 13 हमें बताता है और कहता है, और अगेंस्ट स्टेट है, क्या कहता है कि नो लॉ, कोई भी नियम कानून जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट को नहीं ले सकता, हमारे मूल अधिकारों को टेक अवे नहीं कर सकता, एब्रिज नहीं कर सकता, कोई भी नियम कानून। ठीक, वहीं पर आर्टिकल 368 है जो पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। किस हद तक अमेंड कर सकते हैं ये नहीं बताया था, बट आर्टिकल 368 इज अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एंड आर्टिकल 13 एक तरफ कहता था कि कोई भी नियम कानून जो है वो फंडामेंटल राइट को टेक अवे नहीं कर सकता, एब्रिज नहीं कर सकता। तो इन्हीं दोनों की सुप्रीमेसी को लेकर कि आर्टिकल 13 सुप्रीम होगा या आर्टिकल 368 सुप्रीम होगा, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ कि भैया आर्टिकल 368 के अंदर अगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है तो किस हद तक अमेंड कर सकता है? क्या वो फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकता है, हमारे फंडामेंटल राइट को भी ले सकता है हमारे? कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। अब पार्लियामेंटेरियन क्या चाहेंगे कि आर्टिकल 368 सुप्रीम रहे, हम जो मन में आए वो अमेंड कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट तो अगेंस्ट स्टेट होता है ना, अगर हम एक तरफ से देखें तो, ठीक है। तो पार्लियामेंटेरियन तो चाहेंगे आर्टिकल 368 सुप्रीम रहे, ताकि हम जो मन में आए वो कर सकें, आपके फंडामेंटल राइट को भी ले सके जरूरत पड़ने पे। वहीं आर्टिकल 368 बोलता था कि नहीं भैया सब कुछ आप कर लो, लेकिन सिटीजन्स के मूल अधिकारों को आप नहीं एब्रिज कर सकते, उनके मूल अधिकारों को आप नहीं ले सकते। तो आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को एक लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, और कौन सा आर्टिकल सुप्रीम होगा इसको लेकर डिफरेंट केसेस हमारे सामने आते हैं, ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 को हमको आज़ादी मिलती है। आज़ादी तो मिल गई, अब हमको डेवलपमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, डैम्स बनाने हैं, रोड्स बनाने हैं, हॉस्पिटल्स बनाने हैं। कहाँ बनाएंगे? आसमान में तो बनाएंगे नहीं, इसके लिए हमको जमीन चाहिए, है ना। तो जमीन चाहिए, तो आजादी से पहले मैक्सिमम जमीन किसके पास था? जमींदारों के पास था, है ना। और फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 31 विच इज राइट टू प्रॉपर्टी, ये जमींदारों को सबको मिला हुआ है। जमींदारों के पास था आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी। अब स्टेट क्या करे, कैसे उनसे जमीन ले? मैक्सिमम जमीन तो उनके पास है, कहाँ बनाए सब कुछ? तो नेहरू थे प्राइम मिनिस्टर और डॉक्टर अंबेडकर थे उस टाइम लॉ मिनिस्टर। तो नेहरू गए अंबेडकर के पास, क्या कर दिया भैया, कैसे होगा सब?
कैसे होगा डेवलपमेंट, कैसे बनेगा हॉस्पिटल, कैसे बनेगा डैम, कैसे बनेगा रोड, सब तो जमींदारों के पास है। हाँ, तो फिर डॉक्टर अम्बेडकर उस टाइम लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो लेके आए, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, जिसको हम लैंड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। एंड फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B एंड 9th शेड्यूल ऐड किया जाता है। आर्टिकल 31A की अगर हम बात करें तो ये उन लॉज को सेव करता है जो एग्रीकल्चर या फिर लैंड रिफॉर्म्स के लिए बनाए गए हैं। तो कोई भी नियम और कानून अगर लैंड रिफॉर्म के लिए, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के लिए बनाए जाते हैं, और वो अगर हमारे आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 को वायलेट करते भी हैं, तब भी उन पे आर्टिकल नंबर 13 लागू नहीं होगा। तो ओवरऑल एग्रीकल्चर के लिए और लैंड रिफॉर्म्स के लिए जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे वो आर्टिकल 13 के दायरे में नहीं आएंगे, उनको आप इनवैलिड नहीं कर सकते एज आर्टिकल 13 सेज। आर्टिकल 13B जो है वो उन एक्ट्स और रेगुलेशंस को प्रोटेक्ट करता है जो 9th शेड्यूल के अंदर में है। 9th शेड्यूल के अंदर में हम किसी को डाल देंगे तो उसमें कोई कुछ भी बोल नहीं सकता, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो आर्टिकल 31B जो है वो उन्हीं एक्ट्स को, रेगुलेशंस को प्रोटेक्ट करता है जो आर्टिकल 9th शेड्यूल में जो है। तो लो भैया, फर्स्ट अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 31, 31A, 31B एंड 9th शेड्यूल ऐड करके पार्लियामेंट सुप्रीम हो गया। हम तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। खैर जरूरी भी था, लेकिन अब इससे तो बहुत लोग को दिक्कत होगी ना। तो ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, लैंड रिफॉर्म्स जिसको भी हम बोलते हैं, इसको चैलेंज किया गया श्री शंकरी प्रसाद देव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1951। ठीक है, शंकरी प्रसाद देव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1951। मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूं चीजें, है ना। इसमें कोर्ट के सामने क्वेश्चन क्या था कि आर्टिकल 13 बड़ा कि आर्टिकल 368 बड़ा। तो फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये रूल किया कि आर्टिकल 368 बड़ा, एंड कोर्ट वैलिडेट्स और लीगलाइज्ड फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, एंड आर्टिकल 368 को सुप्रीमेसी को मेंटेन किया गया। मतलब कि पार्लियामेंट सुप्रीम, चलो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, है ना। लो मजे हो गए पार्लियामेंट के, तो पार्लियामेंटेरियंस के तो मजे हो गए, यार सुप्रीम कुछ भी कर सकते हैं। तो भैया ईगो वीगो आ गया, तो फिर उन्होंने फिर एक अमेंडमेंट किया जिसको हम बोलते हैं 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1964। इट वॉज ऑल्सो प्राइमरली फोकस्ड ऑन लैंड रिफॉर्म्स, ये भी लैंड रिफॉर्म पर फोकस था, और ये भी हमारे आर्टिकल नंबर 31 को टच कर रहा था, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी। तो 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1964 को फिर चैलेंज किया गया। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को श्री शंकरी प्रसाद देव में चैलेंज किया गया। 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फिर ये लोग करते हैं, इसको फिर चैलेंज किया जाता है सज्जन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान केस 1964। सज्जन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, सज्जन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूल किया, आर्टिकल 368 बड़ा है आर्टिकल 13 से। यहां पर भी आर्टिकल 368 के सुप्रीमेसी को मेंटेन किया गया। तो फिर दिक्कत हुई। अब इसके बाद हमको एक छोटी सी कॉन्सेप्ट समझनी होगी कि सुप्रीम कोर्ट में अगर आप केसेस लड़ने जाओगे ना, तो उसमें बेंचेस बनते हैं। मतलब अगर सिंगल एक जज का अगर आपका वो हो रहा है, हियरिंग हो रहा है, तो उसको हम सिंगल जज बेंच बोलते हैं। 2 बेंच का हियरिंग हो रहा है तो उसको डिवीजन बेंच बोलते हैं। 3 जज अगर बैठे हैं तो उसको 3 जज बेंच केस बोलते हैं। ठीक है। और कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करना है
तो आपको मिनिमम 5 जज बेंच का केस होना चाहिए, मतलब मिनिमम 5 जज का बेंच होना चाहिए। और अगर 5 जज बेंच से अगर आप हार गए हैं, प्रीवियस बेंच से अगर आप हार गए हैं केस को, तो यू कैन अपील फॉर अ लार्जर बेंच। ठीक है, तो शंकरी प्रसाद देव या फिर सज्जन सिंह का जो केस था, एज दे वर कंसर्न विद द फंडामेंटल राइट, आर्टिकल नंबर 13, सो वो 5 जज बेंच केस थे। ठीक, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम लार्जर बेंच के लिए अपील कर सकते हैं, तो वैसा ही हुआ कि लार्जर बेंच के लिए अपील किया गया, 11 जज बेंच, 5 जज बेंच का था दोनों प्रीवियस केसेस, 11 जज बेंच के लिए अपील किया गया। और फिर हमारे सामने एक केस आता है, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1967, 1951, 1964, 1967, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 11 जज बेंच। यहां पे भी वही हमारे सामने सवाल था कि आर्टिकल 13 बड़ा या आर्टिकल 368 बड़ा, लेकिन यहां पे फिर पार्लियामेंट्रियंस को धक्का मिला, पार्लियामेंट्रियंस के फेवर में ये केस नहीं था। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि आर्टिकल 13 बड़ा है भैया, आर्टिकल 368 नहीं। फंडामेंटल राइट्स आर सैक्रोसेंट, फंडामेंटल राइट्स आर ट्रांसेंडेंटल, फंडामेंटल राइट्स आर इम्यूटेबल, and article number 368 is limited by fundamental right। सुप्रीम कोर्ट ने यह रूल किया है ना। यहां आर्टिकल नंबर 13 जीत गया गोलकनाथ में। लेकिन आपको अगर थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बताऊं तो उस टाइम हमारी प्राइम मिनिस्टर थी मैडम इंदिरा गांधी, प्राउड पार्लियामेंटेरियन, थोड़ा ईगो वीगो ज्यादा था इंदिरा गांधी। उस टाइम में जो प्राइम मिनिस्टर थी वो इंदिरा गांधी थी जब ये गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस हुआ, और आर्टिकल 368 को थोड़ा सा हटा के आर्टिकल नंबर 13 को सुप्रीमेसी दिया गया, एंड आर्टिकल नंबर 368 को लिमिट कर दिया गया बाय फंडामेंटल राइट। इंदिरा गांधी जिनको इतना सब चेंज करना था, है ना, प्राउड पार्लियामेंटेरियन थी, दिक्कत हुआ, अच्छा जी हमसे पंगा, हमसे पंगा लो। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1971, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक, बोला कि आर्टिकल 13 को लड़ रहे हो ना, लो मैं आर्टिकल 13 को ही अमेंड करती हूं। आर्टिकल 13 को ही अमेंड कर दिया भैया, और आर्टिकल 13 में क्लॉज 4 ऐड कर दिया गया अमेंडमेंट करके, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आर्टिकल नंबर 13 क्लॉज 4 had been added, और आर्टिकल 13 क्लॉज 4 ने ये बोला कि नथिंग इन दिस आर्टिकल 13 shall affect the amending power of the आर्टिकल 368। लो 13 की दिक्कत थी ना, 13 को ही लेकर लड़ाई था ना, 13 को ही अमेंड कर दिया, और उसमें ये बोल दिया 13(4) क्लॉज में कि आर्टिकल नंबर 13 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आर्टिकल 368 को अफेक्ट कर सके। लो भैया बातें खत्म, सीधा सब कुछ खत्म। तो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में पार्लियामेंट तो भैया सर्वोपरि हो गया पूरा, है ना, हो गया कि नहीं हो गया, अनलिमिटेड पावर आ गए। आप फंडामेंटल राइट ही ले लोगे, सिटीजन्स के मूल अधिकार को भी लेने का अगर आपके पास अधिकार है, फिर क्या है, फिर आप में और फिर ऑटोक्रेसी में और डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अंतर क्या है? फिर कहाँ का डेमोक्रेसी? फिर डेमोक्रेसी में तो अनलिमिटेड पावर होता नहीं है। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट चेक्स एंड बैलेंस। डेमोक्रेसी में लिमिटेड पावर होते हैं गवर्नमेंट के, हमारे पास फंडामेंटल राइट होता है। तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को बोला गया कि इट वाज अटैक ऑन डेमोक्रेसी। कांग्रेस वाले वैसे बहुत डेमोक्रेसी करते हैं, लेकिन इन्होंने डेमोक्रेसी को लेके जितना वो किया है ना, ये खुद डेमोक्रेसी को बहुत काम कर चुके हैं पास में। खैर 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को बोला गया कि इट वाज एन अटैक ऑन डेमोक्रेसी, और इसको चैलेंज किया गया इन द लार्जेस्ट केस और इन द लैंडमार्क केस एवर एंड एवर,
केशवानंद भारती केस 1973, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, लार्जेस्ट बेंच केस, लैंडमार्क जजमेंट which changed the course of Indian Constitution, Indian Parliament. इससे पहले वाला जो केस था वो 11 जज बेंच का केस था। अब जो बन रहा है वो 13 जज बेंच केस बन रहा है। 13 जज, ये इवन नंबर में, और नंबर में इसलिए होता है ना, देखो 11 5 था, 11 का बनता है, या तो 7 का बनता है, या तो 13 का बन रहा है, ताकि इक्वल ना हो जाए वोट जो है, इसलिए ऑड नंबर में रखे जाते हैं बेंचेस। तो केशवानंद भारती केस लैंडमार्क केस, जो कि 13 जज बेंच का केस था, इसको किया गया। और केशवानंद भारती केस को अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो इसमें हुआ क्या कि गोलकनाथ का जो जजमेंट था उसको ओवर रूल कर दिया गया। जैसा कि गोलकनाथ केस में क्या कह रहा था, उसको ओवर रूल किया गया और यह बोला गया कि आर्टिकल 368 कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, आर्टिकल 368 फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकता है। गोलकनाथ केस क्या कर रहा था कि फंडामेंटल राइट को लिमिट कर रहा था बाई, आर्टिकल 368 को लिमिट कर रहा था बाई फंडामेंटल राइट, है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में बोला कि आर्टिकल 368 इज नॉट लिमिटेड बाई फंडामेंटल राइट बट बाई बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, है ना। आर्टिकल 368 is not limited by the fundamental right but a new idea which is called basic structure doctrine. Basic structure, नाम से क्लियर है, the very fabric, the very basic of the India, of the Indian Constitution, है ना। तो केशवानंद भारती केस में फाइनली यही हुआ कि पार्लियामेंट इज नॉट लिमिटेड बाय द फंडामेंटल राइट बट पार्लियामेंट इज लिमिटेड बाय द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन क्या है, ये एक इवॉल्विंग आइडिया है जो सुप्रीम कोर्ट आपको टाइम टू टाइम बताते रहेगा कि हाँ ये चीज बेसिक स्ट्रक्चर है, ये चीज बेसिक स्ट्रक्चर है, ये चीज बेसिक स्ट्रक्चर है। इवॉल्विंग आइडिया है, जुडिशियल खोज है ये, एंड टाइम टू टाइम हम बताएंगे कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। कुछ एग्जांपल है इसमें, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ द पावर, जुडिशियल रिव्यू की बात कर लें, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात कर लें, ये सब हमारे बेसिक स्ट्रक्चर हैं। और ये आपको सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम बताते रहेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। एक बात लेकिन नोट करने वाली है कि पार्ट 3 जो है फंडामेंटल राइट, वो पूरा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के अंदर में नहीं आता है। वो हम बताएंगे टाइम टू टाइम कि कौन क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के अंदर में आता है ना। तो आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 का फिर लड़ाई यहां पे जाके खत्म होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली केशवानंद भारती केस में मिडिल पाथ अपनाने की कोशिश की कि भैया लड़ो बड़ो मत, रुको, तुम इधर रुको, आर्टिकल 368, आर्टिकल 13 तुम इधर रुको, है ना, लड़ो मत, एक बीच का रास्ता मैं निकालता हूं। और बोला कि आर्टिकल 368 तुम फंडामेंटल राइट से लिमिट नहीं हो, एंड आर्टिकल 13 ये जो चाहे वो नहीं कर सकता है। आर्टिकल 368 मैं बताऊंगा, मैं एक न्यू आइडिया लाता हूं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का। मैं टाइम टू टाइम बताऊंगा कि तुम क्या अमेंड कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे करके फिर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का आइडिया आता है और फिर आगे हमारा चलते रहता है। तो यहां तक की स्टोरी यही है, और इसके बाद आगे फिर मैं इसको फंडामेंटल राइट की जो सीरीज है इसको फिर आगे बढ़ाऊंगा। तब तक के लिए चलते हैं, जय हिंद।